पिछले वीडियोस में हमने चर्चा किया था कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि इस स्फेरिकल कंडक्टर को अगर हम कुछ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो ये चार्ज इस कंडक्टर के सरफेस में रिसाइड करता है, ये पूरे सरफेस में रिसाइड करेगा, थोड़ा भी चार्ज इस सरफेस के अंदर रिसाइड नहीं करेगा। तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में हमने देखा था कि इस चार्ज कंडक्टर के, जो कि एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस का पोटेंशियल होगा, उसके लिए हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इसके सरफेस में, वो पॉइंट है P। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल Vp, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। जबकि यहां ये Q है, हमने जितना चार्ज इस स्फेरिकल कंडक्टर को प्रोवाइड किया है, तथा ये R है इस सरफेस का डिस्टेंस इस स्फेयर के सेंटर से। सो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये R है इस स्फेयर का रेडियस। गाउसेस थ्योरम के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। अर्थात अगर हम इसके अंदर एक पॉइंट कंसीडर करें, जैसे कि ये पॉइंट है S पॉइंट, तो P पॉइंट से S पॉइंट के बीच कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। तो P पॉइंट से S पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। उससे पहले देखें, अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिट डिस्टेंस दूर रखते हैं इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर से, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिट डिस्टेंस से P पॉइंट तक लाने में हम जितना काम करते हैं वही होता है इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में हम जो काम करेंगे वो काम W ये बराबर होगा Vp के। अब चूंकि P पॉइंट से S पॉइंट के बीच कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को P पॉइंट से S पॉइंट तक लाने के लिए। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भी जब P पॉइंट से S पॉइंट तक लाया जाएगा, तो हम जो काम करेंगे वो काम होगा, ये अगर W डैश्ड है तो ये बराबर होगा 0 के। जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो हम कहेंगे कि इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को S पॉइंट तक लाया जाएगा, तो हम जो टोटल काम करेंगे, ये टोटल काम अगर W1 है तो ये बराबर होना चाहिए W प्लस W डैश्ड के। चूंकि W डैश्ड 0 है, तो ये टोटल वर्क डन इनफिनिट डिस्टेंस से S पॉइंट तक लाने के लिए ये होगा W के बराबर, जो कि बराबर है Vp के। अर्थात P पॉइंट का पोटेंशियल और S पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं जब एक स्फेरिकल कंडक्टर को Q चार्ज दिया गया, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस में तथा उसके अंदर हर एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। तो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेता हूं। तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के हर एक पॉइंट का, जो कि Vp तथा Vs के बराबर है, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। यहां पर देखें, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये एक कांस्टेंट है, ये डिपेंडेंट है इसके मीडियम पे, अर्थात जिस मीडियम में स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर को रखा गया उस मीडियम पे ये डिपेंडेंट है। तथा यहां पर देखें, ये R ये इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। तो इस पूरे इक्वेशन में देखें, या फिर कहें इक्वेशन के राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में देखें, तो यहां पर वेरिएबल सिर्फ Q है। अर्थात हम Q को जितना वैरी करेंगे, V अर्थात पोटेंशियल इस चार्ज कंडक्टर का उतना वैरी करेगा। तो हम कह सकते हैं, चूंकि ये पार्ट कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो Q जो चार्ज प्रोवाइड किया गया, ये Q ये प्रोपोर्शनल होगा के पोटेंशियल पे। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को
इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये Q ये बराबर होगा, जैसे ही हम इक्वालिटी साइन इंट्रोड्यूस करते हैं हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा, तो यहां पर वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है C, तो पूरा इक्वेशन बन जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। अर्थात इससे आगे देखें हम कह सकते हैं कि C जो कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इस सिचुएशन में, ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय V के। अर्थात स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के लिए जो C है, ये जो कांस्टेंट है, ये बराबर होगा उस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर पे प्रोवाइड किया गया चार्ज तथा उस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रेशियो के। इस C को इसे कहा जाता है कैपेसिटेंस। ये है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इसे कहा जाता है। अर्थात इस कंडक्टर के कैपेसिटेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे? हम कहेंगे कि एक चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है उस पे प्रोवाइड किया गया चार्ज तथा उस पे बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो। या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो कैपेसिटेंस एक कंडक्टर का ये होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अर्थात पोटेंशियल को एक यूनिट बढ़ाने के लिए एक कंडक्टर में जितना चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा वही होगा उसका कैपेसिटेंस। हमें पता होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये स्केलर रूल फॉलो करता है। अब अगर इसका यूनिट हम देखें तो इसका SI यूनिट अगर हम कंसीडर करें तो देखें ये चार्ज जिसका SI यूनिट होगा कूलम और ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका SI यूनिट होगा वोल्ट। तो इसका SI यूनिट, इस कैपेसिटेंस का SI यूनिट बन गया कूलम पर वोल्ट। यहां पर ये 2C, ये C कैपेसिटेंस को इंडिकेट कर रहा है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये C ये कूलम का C है जो कि एक यूनिट है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी कूलम पर वोल्ट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है फैराड। अब इससे आगे देखें, जैसा कि हमने देखा कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय उस पे बना पोटेंशियल, और एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका इक्वेशन रहा ये 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R। तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटेंस अगर C है तो जैसा कि ये होता है Q डिवाइडेड बाय V, और हमने देखा कि ये V इसका जो मैग्नीट्यूड है ये होता है 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R, और ये न्यूमरेटर में रहा Q, ये Q। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसके न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर से Q और Q कैंसल आउट हो जाएंगे, तथा डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है जो कि है 4πε0 इंटू R, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस का जो इक्वेशन बना एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ये बन गया देखिए 4πε0 इंटू R। तो इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस उसके रेडियस पे डिपेंडेंट है या फिर उसके रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैपेसिटर्स पे। सब चर्चा का मुद्दा होगा कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। तो कैपेसिटर दो ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम होता है। हम आगे चल के देखेंगे हम दो ऑब्जेक्ट्स क्यों लेते हैं।
हो सकता है वो दो प्लेट्स हो, जैसे कि यहां पर ये पहला प्लेट तथा ये दूसरा प्लेट, और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। या फिर हो सकता है दो कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर्स हो, जैसे कि यहां। या फिर हो सकता है दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स हो, जैसे कि इस केस में। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच जो स्पेस है, उस स्पेस में कुछ इंसुलेटर भरा हुआ हो, जैसे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच कुछ इंसुलेटर भरा हुआ हो, या फिर दो सिलेंडर्स के बीच जो भी स्पेस है, उस स्पेस में कुछ इंसुलेटर भरा हुआ हो। इस इंसुलेटर को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब हम बात करेंगे कि हम दो ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम क्यों लेते हैं, इससे फायदा क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कैपेसिटेंस डेफिनेशन को कुछ अपने हिसाब से बदलना होगा, ताकि हम कैपेसिटेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। तो कैपेसिटेंस को हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस का अर्थ होता है कि अगर हम उसे कुछ पोटेंशियल देते हैं तो वो कितना चार्ज होल्ड कर सके, अर्थात चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस, जैसे कि हमें पता है, ये होता है चार्ज वो जितना होल्ड करेगा डिवाइडेड बाय उसका जितना पोटेंशियल होगा। तो अगर हमारे पास दो बॉडीज है, दो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक सिस्टम है तथा ये दूसरा सिस्टम है, तो पहला सिस्टम का कैपेसिटेंस C1 है और दूसरा सिस्टम का कैपेसिटेंस C2 है। दोनों को हमने कुछ चार्ज दिया, पहला बॉडी को हमने चार्ज दिया Q1 और दूसरे बॉडी को हमने चार्ज दिया Q2, और इन चार्जेस के कारण दोनों बॉडी, पहला तथा दूसरा बॉडी, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और वो पोटेंशियल है V। अब देखते हैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से C1 कितना होगा। C1 होगा Q1 डिवाइडेड बाय V तथा C2 होगा Q2 डिवाइडेड बाय V। यहां पर देखें, दोनों ही एक्सप्रेशन में Q1 डिवाइडेड बाय V और Q2 डिवाइडेड बाय V, दोनों का डिनोमिनेटर V है, अर्थात डिनोमिनेटर सेम है। हमें पता है दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अर्थात अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो ये C1 C2 से बड़ा होगा। Q1 Q2 से जितना बड़ा होगा C1 C2 से उतना ही बड़ा होगा, उतना गुना बड़ा होगा। अर्थात देखिए, दोनों सिस्टम में, ये पहला तथा ये दूसरा, दोनों सिस्टम में हमने सेम पोटेंशियल प्रोवाइड किया, तो जो ज्यादा चार्ज होल्ड कर रहा है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। अगर पहला बॉडी दूसरे बॉडी का दुगना चार्ज होल्ड करता है तो पहला बॉडी का कैपेसिटेंस दूसरे बॉडी का दुगना होगा। चलिए हम मान लेते हैं Q1 Q2 का दुगना है। अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि Q1 Q2 का दुगना है तो हम इस Q1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे Q2 से। तो जैसे ही हमने Q1 को सब्स्टिट्यूट किया Q2 से, तो हमें यहां लिखना होगा 2Q2। अब देखें, C1 और C2 को अगर कंपेयर करें तो C2 है Q2 डिवाइडेड बाय V, C1 है 2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय V। अर्थात चूंकि पहला बॉडी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में सेम पोटेंशियल में वो दुगना चार्ज होल्ड कर रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में दुगना है। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस एक बॉडी का उतना ज्यादा होगा, या फिर एक सिस्टम का उतना ज्यादा होगा जितना कि वो चार्ज होल्ड कर सके, अर्थात चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी होता है कैपेसिटेंस। अब हमें देखना यह है कि कैपेसिटर बनाने के लिए हम दो बॉडी क्यों लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आर्बिट्रेरी एक बॉडी चूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्बिट्रेरीली चूजन बॉडी, ये रहा वो बॉडी। अब क्या करते हैं, इसे हम बैटरी के सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो जुड़ा हुआ है
ये पॉजिटिव चार्ज के सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा यही कि पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी पे फ्लो करेगा और इस बॉडी में कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। हमने माना ये जो सोर्स है ये अपना पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता है, जैसे कि बैटरी में होता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल सेम रहता है, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है अगर उससे कुछ चार्जेस फ्लो करके दूसरे बॉडी में जाए। तो हम मानेंगे सोर्स का पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा, यह कांस्टेंट है। हमने और माना कि इसका पोटेंशियल V है। तो चार्ज इस सोर्स से इस बॉडी तक तब तक फ्लो करेगा जब तक इस बॉडी का भी पोटेंशियल V नहीं हो जाता। अब हमने माना कि इसका पोटेंशियल V हो गया। अब चार्ज का फ्लो जो है ये बंद हो जाएगा। तो अब इस चार्ज का फ्लो बंद हो गया। अब ये कुछ चार्ज होल्ड करके रखा हुआ है ये बॉडी। अब अगर हम इस पहले बॉडी के करीब एक दूसरा बॉडी लाते हैं, मुद्दा यह है कि दोनों को कंडक्टर होना होगा, और इस दूसरे बॉडी को अगर हम ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड कर देना मतलब इसे अर्थ के साथ अगर जोड़ दे, तो होगा क्या? देखें, ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी के बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस को इस फेस में इंड्यूस करेगा। तो होगा ये कि बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस इस बॉडी के वो इस फेस में आ जाएगा। चूंकि ये बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी था, न्यूट्रल बॉडी था, तो बाकी बचा जो पॉजिटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट एंड में रिसाइड करेंगे। अब देखें, चूंकि इस बॉडी को ग्राउंड कर दिया गया, यहां देखें इसे ग्राउंड कर दिया गया है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ये फ्लो करके ग्राउंड में चले जाएंगे। तो जो न्यूट्रल बॉडी था, ये जो दूसरा बॉडी जो कि न्यूट्रल था, ये अब नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया और सारे नेगेटिव चार्जेस इस फेस में रहेंगे। तो इससे होगा ये कि ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे जगह का, इस पूरे रीजन का पोटेंशियल को घटाएगा। हमें पता है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के करीब जो स्पेस रहता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है, अर्थात उसका पोटेंशियल ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी घटा देता है। तो इसका पोटेंशियल अब ये ड्रॉप कर जाएगा। ये जो पोटेंशियल है जो कि V था, अब ये V डैश्ड होगा और ये V डैश्ड V से कम होगा। ये जो V डैश्ड है ये V से कम होगा। अब होना यह है कि चूंकि ये सोर्स इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है और ये सोर्स एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करेगा, तो इसका पोटेंशियल जो है ये V, चूंकि V डैश्ड से ज्यादा है, तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल, अर्थात ये V हायर पोटेंशियल है और V डैश्ड लोअर पोटेंशियल है, तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से अर्थात सोर्स से इस बॉडी की तरफ मूव करेंगे और ये बॉडी कुछ और पॉजिटिव चार्जेस होल्ड कर लेगा और फिर इसका पोटेंशियल बढ़ के जब ये वापस भी हो जाएगा, वापस हो गया V, तब ये चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम एक बॉडी रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसे कुछ चार्ज का सोर्स देते हैं, जो सोर्स एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये कुछ चार्ज अपने अंदर समा लेता है। और अगर उसके करीब हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाते हैं, दूसरा कंडक्टर लाते हैं, तो ये पहला बॉडी कुछ और चार्ज अपने अंदर समा लेगा सोर्स से, अर्थात इसका चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी इस पहले बॉडी का ये बढ़ गया। इसीलिए हम जब कैपेसिटर बनाते हैं तो हमारा पहला ध्यान रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड कर सके, क्योंकि कैपेसिटर का काम ही होता है ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड करना और उस चार्ज को जरूरी समय में यूज करना। तो इसीलिए हम कैपेसिटर बनाते समय
एक ऑब्जेक्ट का सिस्टम ना लेके दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम रखते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच हम इंसुलेटर क्यों पुट करते हैं। तो हमने देखा था कि कैपेसिटर बहुत तरह का होता है, उनमें से एक होता है अगर हम दो पैरेलल प्लेट ले, तो जब हम दो पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर बनाते हैं तो इसे कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और जब दो सिलिंड्रिकल कंडक्टर से हम कैपेसिटर बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और जब हम दो कंसेंट्रिक होलोस्फेयर से कैपेसिटर बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट से बना हुआ होता है। देखिए यहां एक प्लेट तथा ये दूसरा प्लेट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। चलिए हम मान लेते हैं वो जो डिस्टेंस है वो है d, और दोनों प्लेट्स को नाम दे देते हैं। पहला प्लेट प्लेट P1 और दूसरा प्लेट प्लेट P2। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये दोनों प्लेट्स बैटरी के दो अलग अलग टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है, अर्थात एक अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है बैटरी के तो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इससे होता यह है कि चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस P1 प्लेट में आ जाते हैं और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस P2 प्लेट में आ जाते हैं। चूंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इस फेस में रिसाइड करते हैं, P1 प्लेट के राइट हैंड साइड वाले फेस में रिसाइड करते हैं, और जबकि सारे नेगेटिव चार्जेस, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस P2 प्लेट के बाईं ओर वाले अर्थात लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस में रिसाइड करते हैं। इससे होता यह है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। चूंकि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच अर्थात इन दोनों प्लेट्स के बीच ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, ये जो भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के लिए ये दोनों प्लेट इनफिनिट चार्ज शीट बन जाता है। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो P1 प्लेट से निकलता है और P2 प्लेट में जाके समा जाता है वो सारे P1 प्लेट से नॉर्मली आउटवर्ड होते हैं और P2 प्लेट में नॉर्मली इनवर्ड हो जाते हैं। सो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच का। चूंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट है या फिर कहें इनफाइनाइट चार्ज शीट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो हम कह सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम पता करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए करना हमें यह है कि हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। तो चलिए हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो ये रहा वो गॉसियन सरफेस, ये रहा वो गॉसियन सरफेस जो कि एक सिलिंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस है। इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूं अपोजिट एंड में, अपोजिट साइड में। सो ये एक्सटेंडेड हो गया अपोजिट साइड में। अब देखिए ये बन गया एक सिलेंडर। ये सिलेंडर कुछ चार्ज एनक्लोज करके रखेगा, ये सिलेंडर इतना चार्ज एनक्लोज करके रखेगा, अर्थात इस सरफेस एरिया में जितना चार्ज रहेगा उतना चार्ज वो एनक्लोज करके रखेगा। इसे पता करने के लिए कि ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, उसके लिए हमें कंसीडर ये करना होगा
कि ये जो पैरेलल प्लेट्स है इनके दोनों प्लेट्स में जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो कितना है। तो हमने माना सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हम और कंसीडर करते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो सिलेंडर का ये जो बेस एरिया है, ये बेस एरिया है ए, कैपिटल ए। अब देखें इस गॉसियन सरफेस का, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का 3 सरफेसेस होंगे, 3 डिस्टिंक्ट सरफेसेस। सबसे पहला सरफेस देखें, सबसे पहला सरफेस ये ग्रीन कलर से इंडिकेटेड है। अगला सरफेस देखें, ये भी सर्कुलर बेस है। और एक सरफेस होगा, वो सरफेस होगा ये कर्व्ड सरफेस। तीनों सरफेसेस को नाम दे देते हैं हम। इस सरफेस का नाम देते हैं S1 तथा इस सरफेस को नाम देते हैं S2। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस को चलिए हम कहते हैं ये है S3। गाउसेस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा, गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स को हम फाई से इंडिकेट कर रहे हैं, ये बराबर होगा कि ये गॉसियन सरफेस जितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, इसने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, चलिए हम मान लेते हैं ये है Q डैश्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये होगा इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स। अब देख लेते हैं टोटल फ्लक्स में 3 फ्लक्स काउंट होंगे। ये फाई होगा, ये फाई, इसे हम कह सकते हैं ये एक कॉम्बिनेशन है फाई 1, फाई 2 और फाई 3 का, फाई 1, फाई 2 और फाई 3 का। हम आगे चल के देखेंगे ये फाई 1, फाई 2 और फाई 3 है क्या, ये फाई 3 का। सबसे पहले देखिए ये फाई 1 है क्या, ये फाई 1 है इस S1 सरफेस का, ये जो S1 सरफेस आपको दिख रहा है यहां पर, इस सरफेस का फ्लक्स। ये फाई 2 है इस सरफेस का अर्थात S2 का फ्लक्स। और ये फाई 3 है S3 सरफेस का फ्लक्स, ये जो S3 है इसका फ्लक्स। यहां पर ध्यान से देखें, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस P1 प्लेट के दाहिनी ओर से निकल के ये दाहिनी ओर प्रोपगेट कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन P1 प्लेट से बाईं ओर प्रोपगेट नहीं करेगा। सो S1 सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होंगे। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस S1 सरफेस से पास नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं ये फाई 1 का वैल्यू है 0। अब देखें, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये नॉर्मली आउटवर्ड है P1 प्लेट से और नॉर्मली इनवर्ड है P2 प्लेट पे, और हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि इस P1 प्लेट से नॉर्मली आउटवर्ड है। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल के S3 सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं S3 सरफेस का जो फ्लक्स है, जिसे हम फाई 3 कह रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी हो गया 0। हम कहेंगे कि ये जो फाई है, ये फाई बराबर है फाई 2 के। अर्थात इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर है S2 सरफेस में बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। अब हमें पता ये करना है कि ये फाई 2 है कितना। तो इसे अगर मैं इक्वेशन 1 और इसे अगर मैं इक्वेशन 2 कहूं तो देखें, हम कह सकते हैं चूंकि फाई 2 के बराबर है तो हम कहेंगे फाई 2 इज इक्वल टू Q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उससे पहले देख लेते हैं ये फाई 2 होगा कितना। सो इस फाई 2 को हम कह सकते हैं ये है सरफेस इंटीग्रल, या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल नहीं होगा, ये ओपन सरफेस इंटीग्रल होगा। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एज वेक्टर तथा सरफेस इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल सरफेस ds एज वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो अब देखें यहां पर ये जो E और ds है, मैं इसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। E कुछ ऐसे बाहर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड P1 प्लेट से P2 प्लेट की तरफ। अब हमें क्या करना है, अब हमें छोटा सा एक सरफेस कंसीडर करना है S2 सरफेस में, जिसे हम नाम देंगे ds। तो ये हो गया ds। सो ds का जो डायरेक्शन होगा, ये ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो यहां पर E और ds का डॉट प्रोडक्ट पता कर रहे हैं। तो इस डॉट प्रोडक्ट को पता करते हुए हम कहेंगे ये होगा E डॉट ds होगा E का मैग्नीट्यूड गुना ds का मैग्नीट्यूड गुना cos थीटा। ये थीटा क्या है, यहां cos थीटा में ये थीटा क्या है, ये थीटा है ds और E इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल, जो कि यहां पर दिख रहा है फिगर में, ये 0 डिग्री है। जब ये थीटा 0 डिग्री है तो हम कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही cos थीटा 1 हो गया तो हमारा इंटीग्रल बन गया सरफेस इंटीग्रल, ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds। अब देखें ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूंकि दोनों प्लेट्स के बीच ये कांस्टेंट होगा। सो जब ये कांस्टेंट होगा तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले आएंगे और ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया E इंटू ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। अर्थात जितने भी छोटे छोटे ds's हैं, जितने भी छोटे छोटे ds's हैं S2 सरफेस में, उन्हें अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें कितना सरफेस एरिया मिलेगा। ध्यान से देखें, हमने पहले ही अज्यूम किया था कि S1 सरफेस जो है, उस S1 सरफेस का सरफेस एरिया है A। तो ऑब्वियस सी बात है S2 सरफेस का भी सरफेस एरिया A ही होगा। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ds को S2 सरफेस में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा, ये बनेगा A। सो φ2 EA के बराबर, E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है दोनों प्लेट्स के बीच, और A जो कि उस गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस का बेस एरिया है। अर्थात हमारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये कह सकते हैं कि φ2 बराबर है q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो इससे आगे हम कहेंगे φ2 का वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, EA इज इक्वल टू q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये q डैश होगा कितना, अर्थात ये जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है। ध्यान से देखिए, इस गॉसियन सरफेस का सिर्फ यही पार्ट, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ यही पार्ट चार्ज को एनक्लोज कर रखा है, और इस पार्ट का सरफेस एरिया होगा A। और जब इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो हम कह सकते हैं कि ये जितना चार्ज एनक्लोज करेगा, जो कि q डैश है, ये बराबर होगा सिग्मा इंटू A के। सो EA इज इक्वल टू q डैश के जगह हम कहेंगे सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय, ये तो बन गया q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इक्वेशन के दोनों साइड से हम इस A को कैंसिल कर देंगे, तो इक्वेशन बन गया, देखिए कितना, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E, ये बराबर होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो हम कह सकते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों प्लेट्स के सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के।